जब आपको पता चला कि यू हैव लाइक कैंसर, तो आपका रिएक्शन कैसा था और आपकी उम्र क्या थी तब, और फैमिली और आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? वो रिपोर्ट्स देख के डॉक्टर्स भी इतना डर गए कि वो इमिडिएटली हमारे घर आ गए थे रात के 11 बजे। एंड उन्होंने सारी फैमिली को बिठा के बोला कि इसको जल्दी ले जाओ दिल्ली। तो डेफिनेटली अब हमें पता चल रहा है कि आप कितनी हिम्मत वाली हैं। तो आपको ये हिम्मत कहाँ से मिलती है? कैंसर सर्वाइवर से फैशन डिजाइनिंग तक की जर्नी कैसी रही आपकी? और मैं कभी कभी लड़ती भी हूँ अपनी मम्मा से, अपने हस्बैंड से कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करती हूँ। तो मुझे अगर ये 1 वीक पहले बता देते तो मेरे पास फुल 1 वीक होता ये मैनिफेस्ट करने के लिए कि आई एम परफेक्टली फाइन। यूट्यूब पे देखती थी हिजाब कैसे बांधना है, लेकिन आप हिजाब क्यों पहनती थी? बिकॉज मेरे सारे बाल चले गए थे, मैं बिल्कुल बॉल्ड हो गई थी और मैं शीशे में देख के अच्छी नहीं लगती थी। तभी मैंने अभी यहाँ अपनी स्पीच में भी बोला था कि आई एम माई पति की परी। आई मे नॉट बी पापा की परी बट आई एम माई पति की परी। नमस्कार, मैं कृतिका शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल वज़ द पंजाब टीवी पर। मैं आज एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठी हूँ जो कि एक कैंसर सर्वाइवर हैं और एक फैशन डिज़ाइनर भी। तो आइए जानते हैं उनका सफ़र कैंसर सर्वाइवर से फैशन डिज़ाइनर तक का। हेलो मैम। हेलो। प्लीज़ वेलकम मैम। थैंक यू। हाउ आर यू? वेरी वेल। सो मैम, आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि जब आपको पता चला कि यू हैव लाइक कैंसर, तो आपका रिएक्शन कैसा था और आपकी उम्र क्या थी तब? आई वॉज 24। दैट्स मोर। या एंड मेरा रिएक्शन ये था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। बिकॉज मुझे कोई पेन ही नहीं हो रही थी। आई वॉज फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन। सिर्फ मेरा पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ था और मुझे फिट होना था। तो मतलब जैसे आप कह रहे हो कि आपका पेट बाहर निकला हुआ था, तो आपने कोई डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया या गायनेक को कंसल्ट नहीं किया कि ये क्यों, या आपको लग रहा था कि मैं थोड़ी मोटी हो रही हूँ, मुझे जिम जाना है? आई जस्ट डिलीवर्ड माई बेबी। तो मुझे सब बोल रहे थे कि धीरे धीरे जाता है, एकदम से नहीं जाता। तो मैं सोचती थी अब तो निकल गया, अब क्यों नहीं अंदर जा रहा। सो मैं कोशिश करती थी खुद ही प्रेस करके उसको अंदर करने की। एंड वाइल डूइंग दैट मैंने हाथ लगाया तो वहाँ पे पंपिंग स्टार्ट हो गई। एंड जैसे रिलीज़ किया तो पंपिंग थोड़ी फास्ट होती थी। तो अब मुझे लगा शायद एक और बेबी है अंदर एंड डॉक्टर भूल गए हैं निकालना। तो मैंने अपनी मसाज वाली से बोला कि तुम चेक करो क्या है यहाँ पर। तो उसने देखा और वो टच करके बोलती कि ये तो कुछ गड़बड़ है, तुम डॉक्टर को दिखाओ इसे फटाफट। सो तब मैं अपने डॉक्टर को दिखाने गई थी एंड उन्होंने फिर सीटी स्कैन करवाया था। तो ये तब सीटी स्कैन में जब आपको पता चला कि आपको एक ये नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ मेजर प्रॉब्लम है और ये कैंसर है, तो आपको डॉक्टर्स ने डायरेक्टली बता दिया था? नहीं, सीटी स्कैन में तो सिर्फ ये पता चला था कि ये सिस्ट है। सिस्ट जिसे कि रसौली बोलते हैं, ये आम ही हो जाती है, आज बहुत लोगों को होती है। तो मैंने भी कोई इतना डीप नहीं सोचा था, मुझे लगा था सिस्ट है निकाल देंगे तो क्या हो गया। तो देयर आर 2 वेज, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। या तो लैप्रोस्कोपी से निकाली जाती है या सर्जरी से निकाली जाती है। तो लैप्रोस्कोपी के लिए 3 टक्स करे जाते हैं यहाँ पे पेन साइज, एंड उससे पंचर करते हैं एंड देन टिश्यू एंड फ्लूइड को स्क्वीज आउट कर लेते हैं। एंड दूसरा वे होता है सर्जरी का, जैसे आपका बेबी होता है वैसे। सो मैंने उनको बोला कि मैंने साड़ी पहननी है, प्लीज़ आप 3 टक्स मत करना, सारे मेरे यहाँ पे आप निशान ही लगा दोगे। तो वो कहते बेटा तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। बट द साइज ऑफ दैट सिस्ट वॉज वेरी बिग, 15 सेंटीमीटर्स बाय 9 सेंटीमीटर बाय 3 बाय 4। सो तो दे डिसाइडेड कि हम सी सेक्शन वाली सर्जरी से ही करेंगे उसको ऑपरेट। बिफोर दैट उन्होंने मुझे 2 टेस्ट लेने को बोला था, CA-125 कैंसर एंटीजन 125 एंड द अदर वॉज FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। CA-125 कराना इतना गलत बात नहीं है, बट मेरे को दिल्ली वाले डॉक्टर्स ने बोला कि आपको FNAC नहीं कराना चाहिए था, क्योंकि FNAC के लिए आप एक नीडल इंसर्ट करते हो अपनी एब्डोमेन के थ्रू अपनी सिस्ट के अंदर एंड कोई फ्लूइड निकालते हो। वो निकालते वक्त गलत सेल्स स्पिल हो जाते हैं आपके एब्डोमेन के अंदर, एंड इस वजह से मेरा केस ख़राब हो गया था।
हमें हमारे फैमिली डॉक्टर ने बोला भी था कि आप FNAC मत कराना, बट गायनैक को लगा मैं तुम्हें ऑपरेट कर रही हूँ, मैं तुम्हें ट्रीट कर रही हूँ कि वो तुम मेरी सुनो, सो तुम तो डॉक्टर की सुनते ही हो फिर। तो मैंने वो टेस्ट करा लिया था, बट दिल्ली डॉक्टर्स ने बोला था कि यू शुडंट हैव डन दैट। सो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सी सेक्शन की तरह ही ऑपरेट किया था, सिस्ट निकाली, एंड वो देखकर ही लग रहा था कि इट इज़ वेरी अगली। आपने देखी थी? मैंने नहीं देखी, मुझे किसी ने नहीं बताया, मैं तो अपने बेबी के साथ एंजॉय कर रही थी, मुझे किसी ने नहीं बताया। सब फैमिली को पता था। मेरे हस्बैंड कॉर्नर में रह के रोते रहते थे, तो मैं कहती थी आप रोई क्यों जा रहे हो। सो फिर 1 वीक बाद जो सिस्ट निकाली थी उसको हमने बायोप्सी के लिए भेजा था टाटा मेमोरियल मुंबई एंड DMC लुधियाना। तो 1 वीक बाद रिपोर्ट आनी थी। वो रिपोर्ट्स देख के डॉक्टर्स भी इतना डर गए कि वो इमिजिएटली हमारे घर आ गए थे रात के 11 बजे, एंड उन्होंने सारी फैमिली को बिठा के बोला कि इसको जल्दी ले जाओ दिल्ली, एंड वहीं पे इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट होएगी। मेरी उस टाइम एज थी 24, एंड 24 इयर्स की एज में जो सेल्स हैं कैंसर के वो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करते हैं। सो अगले ही दिन मेरे को वो हॉस्पिटल ले गए थे, एंड वहाँ जाके मुझे पता चला था कि ये कैंसर हॉस्पिटल है। अच्छा, तब तक आपको नहीं पता था कि यू डायग्नोस्ड विद कैंसर? नो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, और मैं तो अपने अदर ही शॉपिंग प्लान्स बना रही थी, दिल्ली जाके ये लेना है वो लेना है। अच्छा, मतलब आप बिल्कुल घूमना चाहती थी। आपके लिए कि ये ट्रिप की तरह था कि मैं तो जाऊंगी, टेस्ट करवाऊंगी और घूम फिर के आ जाऊंगी खूब सारी शॉपिंग के साथ। बिल्कुल बिल्कुल यही मेरे मन में था। और मैं कभी कभी लड़ती भी हूँ अपनी मम्मा से, अपने हस्बैंड से, कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करती हूँ। तो मुझे अगर ये 1 वीक पहले बता देते तो मेरे पास फुल 1 वीक होता ये मैनिफेस्ट करने के लिए कि आई एम परफेक्टली फाइन एंड आई एम कंटिन्यूइंग टू प्ले विद माई सन। बट उन्होंने मुझे नहीं बताया, तो इस बात का मेरे को हमेशा ग्रज रहता है। ये कैंसर मैं अपनी मैनिफेस्टेशन से ही ख़त्म कर देती, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। मैम, यू आर सो बबली। तो डेफिनेटली अब हमें पता चल रहा है कि आप कितनी हिम्मत वाली हैं। तो आपको ये हिम्मत कहाँ से मिलती है? मुझे लगता है मैं लियो हूँ, मेरी नेचर ही ऐसी है। अच्छा, और फैमिली और आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? मेरे हस्बैंड मेरे से ज़्यादा सेंसिटिव हैं, वो मेरे से पहले रोना शुरू कर देते हैं। वो तो बहुत ही मेरी गोदी में सिर रख के ही बस मेरे को हग करते रहते थे कि किसी तरह ये ठीक हो जाए। मतलब वो काफ़ी डर गए थे कि वो आपको खोना नहीं चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तभी मैंने अभी यहाँ अपनी स्पीच में भी बोला था कि मैं पति की परी। सब पापा की परी होती है, लेकिन आप पति की परी हैं। तो मैक्स हॉस्पिटल USA में है, वहाँ पर भी उन्होंने पता नहीं कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स लेके किस किस डॉक्टर से बात नहीं करी होगी। मैं इतना डेप्थ में नहीं शायद बता पाऊँगी मेरी सर्जरी एंड स्टेप बाय स्टेप क्या क्या कीमोथेरेपीज़ में होता है, जो वो बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने फिर इतना सर्वे कर लिया, इतने डॉक्टर्स से बात कर ली। पेड अपॉइंटमेंट्स होती थी, अगर आपको USA में किसी डॉक्टर से बात करनी होती थी, वो अपॉइंटमेंट्स लेके टू मेक श्योर कि मेरा इंडिया में ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है। वो इतने डॉक्टर्स से बात करते थे कि कई बारी जब मुझे आज भी पेशेंट्स के फ़ोन आते हैं, जो मेरी रुपिंदर सेखो डॉक्टर मेंशन कर देते हैं कि आप उस लड़की से बात करो, वो आपको बहुत ज़्यादा होप देगी एंड शी विल शो यू अ ब्राइटर फ्यूचर, आप इतनी होप खोए बैठे हो। वो मेरे को आज भी पेशेंट से बात करने को भेज देती हैं। एंड जब मेरे से बात करते हैं पेशेंट तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, उनको लगता है अच्छा ये ठीक हो गए हैं तो हम भी ठीक हो जाएंगे। तो कई बारी मैं उनकी अपने हस्बैंड से बात करा देती हूँ कि व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप, कि आपको इसके बाद क्या कराना चाहिए कि आपका सब स्मूथ फ्यूचर हो जाए। वाकई आपके हस्बैंड आपके बिगेस्ट सपोर्टिव सिस्टम थे, उसी की वजह से आप आज हमारे सामने बैठे एंड यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी मैम। थैंक यू सो मच, सो आर यू। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम मुझे ये बताइए, कैंसर सर्वाइवर के पेशेंट से जाकर डील करती हैं, मतलब आप उन्हें समझाती हैं कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो क्या आपकी जर्नी के दौरान भी आपसे लोग आकर मिलते थे या आप उनसे मिलने प्रेफर नहीं करती थी? ये शुरुआत ही तभी से हुई थी जब मैं हॉस्पिटल भी बहुत स्टाइल मार के जाती थी। सो मेरी डॉक्टर इतना खुश हो जाती थी कि लुक एट यू, यू लुक अमेजिंग, कितना सुंदर ड्रेस पहना है तुमने एंड कितना सुंदर स्टाइल किया है विद योर हिजाब और बंदाना, जो भी मेरी ड्रेस के साथ जाता था। यूट्यूब पे देखती थी हिजाब कैसे बांधना है
लेकिन आप हिजाब क्यों पहनती थी? बिकॉज मेरे सारे बाल चले गए थे, मैं बिल्कुल बॉल्ड हो गई थी और मैं शीशे में देख के अच्छी नहीं लगती थी। आज मैं इतनी पिक्चर्स एंड वीडियोस इसीलिए खींचती हूँ बिकॉज आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ, बिकॉज बैक देन आई यूज टू फील अगली और मैं एक भी फ़ोटो नहीं खींचती थी। ये स्टार्ट ही वहीं से हुआ था जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी अच्छे से रेडी होके डेकअप होके, तो शी यूज टू फील वेरी वेरी गुड एंड शी स्टार्टेड मेकिंग मी मीट अदर पेशेंट्स जो बहुत सैड एंड मतलब आपकी जर्नी के दौरान? मेरी जर्नी के दौरान, यस, वहीं से डॉक्टर्स मुझे मिलाने लग गए थे बाकी पेशेंट से। इसको देखो, ये देखो कितना अच्छे से ड्रेसअप होके आई है, ये तो कोई होप नहीं छोड़ी बैठी ना, इसको मालूम है कि ये ठीक हो जाएगी एंड आप भी इससे इंस्पिरेशन लो। फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर देना शुरू कर दिया ऐसे पेशेंट्स को। आप कंफर्टेबल थे बात करने के लिए? मेरे को कंफर्टेबल होना पड़ा। 14 इयर्स का मेरा बच्चा है, आज भी मैं इस बारे में बात करती हूँ तो रो पड़ती हूँ। कंफर्टेबल नहीं है, बट अगर मेरी वजह से किसी को होप मिलती है तो व्हाई नॉट, फिर मैं उनको होप देना चाहूँगी। मैम, ये थी तो आपकी कैंसर सर्वाइवर की जर्नी। अब आप हमें अपने फैशन डिज़ाइनर होने का राज बताइए। कैंसर सर्वाइवर से फैशन डिज़ाइनिंग तक की जर्नी कैसी रही आपकी? वैसे तो बचपन से ही मेरे को ये सब बहुत अच्छा लगता था। मैं अपनी डॉल्स के कपड़े बनाती होती थी, जो भी बुटीक्स पर मेरे मम्मा जाते थे वहाँ से स्मॉल पीसेस ऑफ जो कतरन होती है वो उठा के मैं मम्मा से ही बोलती थी कि मम्मा इसको ऐसे स्कर्ट बना दो, इसको ऐसे वाला टॉप बना दो। आई यूज़ टू मेक क्लोथ्स फॉर माई डॉल्स। फिर जब मम्मा ने भी मेरी इंक्लिनेशन देखी तो हमने जिससे भी पूछा तो आई थिंक फाइन आर्ट्स एंड होम साइंस उन्होंने सजेस्ट किया कि आर द क्रिएटिव सब्जेक्ट्स फॉर हर, तो मैंने वही लिए थे। एंड एवरी ईयर आई यूज टू विन रोल ऑफ ऑनर, इवन इन PCTE। इन दिस इंस्टीट्यूशन आई हैव वन एन इंटरनेशनल सर्टिफिकेट फॉर home science flower arrangement. Not an alumni, I came for an inter-college competition. Yeah. So ये मैंने सबसे पहले अपना ट्रूज़ो खुद डिज़ाइन किया था एंड दैट इज़ वाई जो मेरे को अपने फैमिली में वेडिंग्स अटेंड करनी थी, आई वॉज सो ईगर टू वेयर माई ओन क्रिएशंस देयर। आफ्टर अ वाइल जब मैं मेरी रिकवरी हो गई, मेरे थोड़े बहुत बाल आ गए, then I decided that I'll start doing it for other people also, not just for myself. फिर मैंने बनवाने शुरू किए सबके लिए कपड़े। तो आप अभी भी, जैसे आप बता रही थी कि आप हिजाब पहन के जाती थी, तो आपका लेवल अभी भी वो हिजाब, वो आउटफिट कैंसर सर्वाइवर्स के लिए बनाता है और उन्हें बेचता है? मुझे लगता है मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करती बिकॉज मुझे पॉजिटिव रहना पसंद है और ये सैड पार्ट ऑफ लाइफ मैं बहुत कम डिस्कस करती हूँ। तो बहुत से लोगों को शायद पता ही नहीं है कि मुझे कैंसर था एंड मेरी जर्नी कैसी रही है। मे बी इस इंटरव्यू के बाद बहुत से लोग जानेंगे एंड इफ़ दे विल कम टू मी आई विल डेफिनेटली स्टाइल देम। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। यू आर मोस्ट वेलकम।